आदरणीय बनते साक्षी जी, आदरणीय मसीह जी, आदरणीय मंजीत सिंह जी, पुलिस निरीक्षक आदरणीय सैयद मजहर साहब, गुलाम जिलानी साहब, स्टेज पर मौजूद अनूप के आवर साहब, सिर्फ 10 बजे तक का टाइम होता है। ये पटाखों का टाइम मेरे हिसाब में नहीं लिखा जाए। मैं सबसे पहले तो हमारे जालना के जिला अध्यक्ष मेरे छोटे भाई शेख माजिद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये आज के इस दौर में कौमी एकजहती का पैगाम इस ईद मिलन प्रोग्राम के जरिए उन्होंने जो रखा है वो आज वक्त की जरूरत है। मैं तमाम जालना की आवाम को ईद मिलन के इस प्रोग्राम की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। जिन्हें अवार्ड से नवाजा गया है उन सभी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। जो अच्छा काम करते हैं दुनिया उसकी दखल लेती है। ये इस बात की गवाही है कि इसमें जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, उनको आज इस कार्यक्रम के जरिए उनकी पीठ थपथपाने का, उनकी हौसला अफजाई करने का जो काम किया गया है उसके लिए भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। आज अगर मुझसे कोई सवाल करेगा और पूछेगा कि मेरा भारत कैसा होगा, मेरा भारत कैसा है, मेरे सपनों का भारत कैसा है, अगर कोई मुझसे ये सवाल करेगा तो मैं उन्हें कहूंगा कि मेरे सपनों का भारत यहाँ पर स्टेज के ऊपर बैठा हुआ है। ये मेरा मुल्क है, ये मेरा देश है, जहां पर हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन समाज के हो, मुसलमान हो, सिख समाज से हो, ये हम सब एक साथ मिलकर जब आते हैं तब भारत बनता है। अगर इनमें से कोई एक भी कम हो जाए तो भारत अधूरा रहेगा। इसीलिए आज जहां कहीं पर भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, मैं कुछ दिन पहले अहमदनगर के अंदर गया था और मुझे इतनी खुशी हुई थी कि वहां पर भी मजलिस के द्वारा एक कौमी एकजहती का ईद मिलन का प्रोग्राम रखा गया था। वहां पर भी एक फादर मौजूद थे, हमारे बुद्धिस्ट समाज के एक भंते जी थे, और जहां पे कार्यक्रम हो रहा था उसी के सामने एक हनुमान मंदिर थी। उस हनुमान मंदिर के जो मुख्य पुजारी है वो भी इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद थे। अगर ये लड़कों को अगर नहीं सुनना है सामने तो वो बाहर जा सकते हैं। जबरदस्ती आपको बैठने की जरूरत नहीं है। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। कुछ अच्छी बातें जो आप जितने भी धर्म गुरु है सिर्फ अगर सुनकर अगर जा रहे हैं आप तो मैं कहूंगा कि अभी चले जाए। अगर सुनकर उसके ऊपर अमल करेंगे तो मेरे हिसाब से ये कार्यक्रम कामयाब हुआ है, हम ये मानेंगे।
अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब के लोग, लेकिन बात सुनिएगा हर एक की। हर एक मजहब के अंदर इंसानियत की बात हर एक ने की है, और वही इंसानियत कहीं ना कहीं आज बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कहीं ना कहीं उस इंसानियत को हम पीछे छोड़कर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें ये एहसास हो रहा है कि आज मजहबों के बीच में, जाति धर्म के बीच में कुछ ऐसी दरारें और दीवारें खड़ी की जा रही है। लेकिन ये कौन लोग हैं? मैं हमेशा ये बात कहता हूं, ये इस देश के अंदर महज 2% लोग हैं, चाहे वो मुसलमानों के हो, हिंदुओं के हो, बुद्धिस्ट के हो, क्रिश्चियंस के हो, सिर्फ 2% लोग हैं जो ऐसी हरकतें करना चाहते हैं, जो ऐसी हरकतों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। लेकिन 98%, 98% जो लोग हैं वो इस देश से मोहब्बत करने वाले हैं, इस देश की एकता को रखना चाहते हैं। कुछ दिन पहले मेरी एक सभा भिवंडी के अंदर थी। मैं उस सभा का जायजा लेने के लिए एक दिन पहले जब गया तो वहां पर पुलिस अधिकारी आए और वहां पे एक एसीपी साहब ने मुस्कुराते हुए मुझसे ये कहा कि आपकी सभा होने वाली है 2 दिन के बाद। एक तरह का तंज उन्होंने मारा और उन्होंने कहा कि भिवंडी में माहौल बहुत अच्छा है। वो ये कहना चाह रहे थे कि हम अगर आएंगे तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैंने उस वक्त उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जिस दिन सभा थी तो मैंने उस दिन महाराष्ट्र की पूरी पुलिस को, महाराष्ट्र की सरकार को एक पैगाम दिया कि राजनीति मेरे लिए, राजनीति हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। ये मुल्क हमारे लिए मायने रखता है, ये देश हमारे लिए मायने रखता है। ये पैगाम हमने उस दिन दिया। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जबानी तौर के ऊपर ये बात कहते हैं। आज मुझे फख्र है, मुझे खुशी है इस बात की कि जिस शहर औरंगाबाद से, जिस जिले से मुझे खासदार बनकर चुनकर भेजा गया है, लोगों के अंदर एक ऐसी डर पैदा की गई थी, एक ऐसा माहौल तैयार किया गया था 2019 के अंदर की एमआईएम का खासदार चुनकर आया है, अब औरंगाबाद का कुछ सच्चा नहीं है। एक ऐसा माहौल बना दिया गया था, एक खौफ पैदा कर दिया गया था कि अब कैसा होगा इस जिले का, अब कैसा होगा इस शहर का। लेकिन मुझे आज खुशी है इस बात की कि हमने अपने काम के जरिए, हमने सिर्फ जबान के जरिए नहीं, हमने अपने काम के जरिए औरंगाबाद के तमाम जाति, धर्म और मजहब के लोगों के दिल जीतने का हमने काम किया है। इसीलिए लोग मुझसे कहते हैं कि 2019 तो निकल गया, 2024 में कैसा होगा। मैंने कहा पिछले टाइम 5,000 की थी, 2024 में 50,000 की है। कोई भी देखिए, किसी भी जाति धर्म के हो, कोई भी दंगा किसी के फायदे का नहीं होता है। मेरे अपने शहर औरंगाबाद में 2017 में एक दंगा हुआ। मैं उस वक्त सिंगापुर में था। मैं उसी दिन पहुंचा था। आदरणीय भगवान बाबा जी, मैं जिस रात वहां पर अपने परिवार के साथ पहुंचा, मैं सुबह रात के 2 बजे अपने होटल में जब गया सोने के लिए, तो करीब 2:30 बजे मेरा लड़का जोर जोर से कमरे को खटखट कर रहा। मैं परेशान हो गया कि 2:30 बजे सिंगापुर के अंदर ऐसा क्या हो गया है कि जो 2:30 बजे। उसने मुझसे कहा कि
औरंगाबाद में कुछ हुआ है और पुलिस कमिश्नर साहब आपको लगातार फोन कर रहे हैं और आप फोन नहीं उठा रहे। क्योंकि मैं उसी दिन पहुंचा था, मैंने कार्ड मेरा यही था, तो व्हाट्सएप नंबर चलता था और व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मेरी बेल नहीं रिंग होती थी। मैंने जैसे ही फोन का देखा उसके अंदर तो पुलिस कमिश्नर साहब के बहुत सारे मिस्ड कॉल्स थे। मैंने फौरन उनसे बात किया और उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा ऐसा औरंगाबाद के अंदर हुआ है और मुझे चिंता इस बात की है कि आप औरंगाबाद में नहीं है। मैंने कहा कि सर मैं पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पे बैठे बैठे जितना कंट्रोल हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही घंटों के अंदर शहर का एक हिस्सा जल चुका था। एक हिंदू भाई की मौत हो गई थी, एक मुसलमान बच्चा मर गया था। वो हिंदू भाई भी किसी का बाप था, किसी का बेटा था, किसी का पति था। वो मुसलमान नौजवान लड़का थी, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई था। दोनों इस दुनिया से चले गए। तब मेरे मन में यह ख्याल आया कि अगर मैं इस पूरे जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं तो अब मुझे सिंगापुर में रहने का कोई अधिकार नहीं। मैंने पुलिस कमिश्नर साहब से कहा कि पहली फ्लाइट लेकर सर मैं औरंगाबाद आ रहा हूं। और मैं पहली फ्लाइट लेकर औरंगाबाद पहुंचा। औरंगाबाद के शाहगंज इलाके की पूरी दुकानें जला दी गई थी। किसकी दुकानें थी? कुछ हिंदुओं की दुकानें, कुछ मुसलमानों की, कुछ सिंधियों की, पूरी की पूरी मार्केट जला दी गई थी। मैं सबसे पहले जब वहां पर पहुंचा तो मैंने उन तमाम जिनकी दुकानें जलाई गई थी, वो किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, मैंने नहीं देखा। मैंने आते ही ये ऐलान किया कि मेरे जिले की दुकानें जली है, मेरे शहर की दुकानें जली है, मैं 1 महीने के अंदर पूरी की पूरी दुकानें मैं खड़े करूंगा आपको। और 1 महीने के अंदर रमजान का महीना आने वाला था। छोटे छोटे कारोबारी, कोई चप्पलें बेचने का काम करते, कोई कपड़ों का काम कारोबार करते, कोई आइसक्रीम बेचने का दुकान लगाते थे। 1 महीने के अंदर मैंने, मेरी पार्टी ने, मेरे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझसे कहा कि ये देखना नहीं कि दुकान किसकी जली है, वो गरीब है और उस गरीब को दोबारा खड़े करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझसे जब ये दुकानें पूरी तरह से बन गई, तैयार हो गई, तो ये दुकानदार मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि कल हम एक कार्यक्रम रखना चाहते हैं और आपके हाथ से उद्घाटन करना चाहते हैं। मैंने कहा वहां पर ना कोई स्टेज लगेगा, ना कोई फूल पहनेगा, ना किसी का सत्कार होगा। रमजान का महीना था। मैंने जितने मेरे सिंधी भाई थे, हिंदू भाई थे, दलित भाई थे, उन सबको कहा कि अगर इसका उद्घाटन हमें करना है तो कल हम सब साथ में मिलकर उसी शाहगंज की मार्केट के अंदर बैठेंगे और हम इफ्तार करेंगे एक साथ मिलकर बैठ के। और हमने उस दिन हम सब साथ में मिलकर इफ्तार किया और उस कार्यक्रम का, उस दुकानों का हमने उद्घाटन किए। मेरा बोलने का मकसद यह है कि आज जब समाजों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर कहीं ना कहीं से ऐसे मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं कि जिसकी वजह से कभी कोई हिंदू का मुसलमान से, कभी मुसलमानों का कोई दलित से, कहीं ना कहीं एक मतभेद पैदा हो जाए। आप ही ने देखा होगा कुछ दिन पहले जब मेरे शहर के अंदर एक राजनीतिक पक्ष ने यह बीड़ा उठाया और कहा कि नहीं, अब लाउडस्पीकर बंद होना चाहिए, हम निकालेंगे करके। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं खामोश रहा। रमजान का महीना था। जिस दिन सभा होने वाली थी वो साहब की, मैं 2 दिन पहले पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए गया और मैं मिलने के लिए क्या गया कि पूरा का पूरा मीडिया पुलिस कमिश्नर ऑफिस के नीचे इंतजार करता रहा कि अब इम्तियाज